जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करके सेलेक्ट किया गया है, तो वीडियो को पूरा देखें। पहले क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के अंत में मैंने इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको जरूर देखें एक बार। 9 में है, वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान कण के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती हैं वे फिजिकल क्वांटिटीज जो कि कांस्टेंट रहती हैं सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। एक समान वृत्तीय गति में क्या कांस्टेंट रहता है? तो पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है कोणीय संवेग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कौन सी क्वांटिटी सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहती हैं? देखो, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो इसमें जो स्पीड रहती है वो कांस्टेंट रहती है। स्पीड कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है स्पीड, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है इसलिए। सेकेंड जो ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। और यहाँ पे जो v² हुआ है, यहाँ पे भी स्पीड का स्क्वायर है ये, तो काइनेटिक एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। तीसरा है एंगुलर मोमेंटम। अब सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा? एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होगा सर्कुलर मोशन में वो होगा mvr। यहाँ पे r क्या है? रेडियस, तो रेडियस कांस्टेंट है। v क्या है? स्पीड, तो स्पीड कांस्टेंट है। और m भी कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है। जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है कि नहीं इसमें? तो इसमें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम होता है सर्कुलर मोशन में, उसकी जो दिशा होती है वो किसी भी एक एक्सिस के अलोंग होती है। जो रोटेशनल एक्सिस होती है उसके अलोंग होती है, तो उसकी दिशा भी परिवर्तित नहीं होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। तो कौन कौन सी क्वांटिटी जो कांस्टेंट होती हैं? तो चाल कांस्टेंट रहती है, गतिज ऊर्जा भी कांस्टेंट रहती है, कोणीय संवेग भी कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक समान वृत्तीय गति में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बताना है कि क्या क्या होता है। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों कांस्टेंट रहते हैं, स्पीड और एक्सीलरेशन दोनों कांस्टेंट रहते हैं, बट वेलोसिटी चेंज होती है। बोथ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी चेंजेस या बोथ एक्सीलरेशन एंड स्पीड आर कांस्टेंट। देखो, क्या कांस्टेंट रहता है और क्या चेंज रहता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखा जाए तो वेलोसिटी तो चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है, तो इसलिए वेलोसिटी चेंज होती है। लेकिन स्पीड चेंज नहीं होती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड नियत रहती है, चाल नियत रहती है। अब अगर एक्सीलरेशन की बात की जाए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण। जो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है वो लगातार सेंटर की ओर होता है, और सेंटर की ओर होने के कारण इसकी जो दिशा है वो लगातार बदलती रहती है, इसलिए एक्सीलरेशन भी चेंज होता है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में त्वरण परिवर्तित रहता है, वेग परिवर्तित होता है, लेकिन चाल समान रहती है। चाल समान रहेगी तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बोथ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी चेंज। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी बोथ चेंज होते हैं। अब देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो वर्क कितना होगा? वर्क होगा 0। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें पता है कार्य ऊर्जा फिर में, कि अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी तो वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। तो ये याद रखना। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोड़ पर मुड़ते समय कभी कभी गाड़ी जो कार होती है वो पलट जाती है, तो जिस समय कार पलटती है उस समय कौन सा व्हील पहले ग्राउंड को छोड़ेगा? जैसे कि अगर इस तरह से कार को मुड़ाने की कोशिश की जा रही है, जैसे ये कार है और इस तरह से कार अगर मुड़ेगी तो कार जो पलटेगी वो बाहर की तरफ पलटेगी, अंदर की तरफ। कार पर लगेगा, सर्कुलर मोशन में 2 फोर्स लगते हैं हमेशा। सर्कुलर मोशन में
दो फोर्स तो हमेशा ही लगेंगे। एक लगेगा अंदर की तरफ जो होगा सेंट्रीपिटल, और एक लगेगा बाहर की तरफ जो होगा सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल को हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, और सेंट्रीफ्यूगल को हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो बाहर की तरफ लगने वाला जो बल है अपकेंद्रीय, वो बॉडी पर एक्सपीरियंस होगा, बॉडी उसको अनुभव करेगी। कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन में गति करेगी तो उस बॉडी के द्वारा जो अनुभव किया जाएगा वो कौन सा बल किया जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल, जिसके कारण वो सर्कुलर ट्रैक से बाहर की तरफ जाना चाहेगी, या वो जो फोर्स है वो बाहर खींचेगा बॉडी को। तो इसलिए जब कोई भी कार सर्कुलर टर्न लेगी तो सर्कुलर टर्न लेते समय कार बाहर की तरफ पलटेगी या बाहर की तरफ भागेगी। तो बाहर की तरफ अगर भागेगी तो ये जो है अंदर वाला जो पहिया है, अंदर वाला जो व्हील है वो सबसे पहले उठेगा, तो उसका कांटेक्ट ग्राउंड से हट जाएगा, और फिर बाहर वाला जो व्हील होगा उसका कांटेक्ट बना रहेगा बाद तक, और फिर गाड़ी बाद में पलट जाएगी। तो इसका आंसर देना है कि सर्कुलर मोशन में जब मुड़ते समय कोई भी गाड़ी, कोई भी कार जब पलट जाती है तो पलटते समय कौन सा पहिया ग्राउंड को पहले छोड़ देता है। तो अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है, ऑप्शन ए में दिया है, तो हाँ ये बिल्कुल सही बात है। इनर जो व्हील होगा वो ग्राउंड को पहले छोड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक समान वृत्तीय गति में त्वरण कहाँ होता है। अब देखो एक समान वृत्तीय गति में जो त्वरण होता है वो लगातार सेंटर की तरफ होता है, केंद्र की तरफ होता है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, कोणीय जो त्वरण होता है, वृत्तीय जो त्वरण होता है वो कहाँ होता है, वो लगातार केंद्र की तरफ होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड अंदर की ओर होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है एक कार है जो कि स्लिपरी रोड पे टर्न ले रही है कांस्टेंट स्पीड से। कितनी स्पीड है, 12 मीटर पर सेकेंड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.4। मिनिमम रेडियस बताना है जिससे कि चाहिए कार को टर्न लेने के लिए। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, जब कोई कार टर्न लेगी तो अंदर की ओर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कौन सा, फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का। और बाहर की ओर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है mv²/r, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा इसकी वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल से या फिर तो बड़ी होनी चाहिए या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी से मुड़ाना चाहते हो, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो यहाँ से वेलोसिटी की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाता है √μrg। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाती है, √μrg। तो इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करते हैं। तो v² कितना हो जाएगा, μrg हो गया, और r की वैल्यू कितनी हो गई, b²/μg हो गया, b²/μg। अब b² की वैल्यू कितनी है, v² दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और ये कितना दिया है 0.4, और g की वैल्यू कितने ले लेते हैं, g की वैल्यू ले लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा 4। नीचे 4 हो गया, 4 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितने टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा 3 टाइम्स एंड 6 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 36 मीटर। 36 मीटर इसका रेडियस आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट, वो हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विद द मिनिमम वेलोसिटी एट ए पॉइंट ए ऑफ सर्किल कीपिंग द मोशन ऑफ बॉडी ऑन सर्कुलर पाथ इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर इज एफ। अगर देखो ये जो है वो कैसी गति है, ये वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल सर्किल है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर वृत्त है ये। तो वर्टिकल सर्किल के केस में हमें बताना है कि क्या होगा। ये वर्टिकल सर्किल है, ठीक है। तो वर्टिकल सर्किल में देखो क्या होता है, उसमें भी पूछ रहा है वेलोसिटी पॉइंट ए पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो वर्टिकल सर्किल की हम पूरी बात कर लेते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। देखो वर्टिकल सर्किल में यहाँ से ये पॉइंट ए है, यहाँ से अगर तुम वेलोसिटी दोगे
यहाँ से अगर वेलोसिटी दोगे तो ही वो सर्किल कंप्लीट होगा, क्योंकि वर्टिकल सर्किल में ऊंचाई बढ़ती है, और ऊंचाई बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो कम से कम इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो बॉडी को कम से कम ऊपर तक पहुँचाए, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट ए बी आर तक पहुँचाए, जो आर दिया है उसमें, इस पॉइंट आर तक पहुँचाए। इस अगर पॉइंट आर तक वो नहीं पहुंच पाता है तो पूरा सर्किल कंप्लीट नहीं होगा। तो इतनी जो वेलोसिटी चाहिए नीचे वाले पॉइंट पे, वो हमको चाहिए √5 GL, √5 GL। और ऊपर वाले पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है, वो होती है √GL। तो अपर पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी होती है जितनी होनी चाहिए वो √GL होनी चाहिए, नीचे वाले पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, √5 GL होनी चाहिए। अब देखो टेंशन अगर पूछा जाता है कि रस्सी में जो टेंशन होगा यहाँ पे ऊपर की ओर होगा, यहाँ पे नीचे की ओर होगा, तो टेंशन जो TA होगा और यहाँ पे टेंशन मान लो TR है, तो TA और TR में कौन बड़ा है, नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन हमेशा ज़्यादा होता है ऊपर वाले पॉइंट से, TA बड़ा होता है TR से। अब नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, ये होगा 5 mg। नीचे वाले पॉइंट पे जो मिनिमम टेंशन होगा वो कितना होगा, 5 mg। और ऊपर वाले पॉइंट पे मिनिमम न्यूनतम जो तनाव हो सकता है, मिनिमम टेंशन, वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है 0। अब देखो मैं एलेबोरेट करता हूँ, एक बार बता देता हूँ सब, कि देखो नीचे वाले पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी 5 GL, √5 GL, ऊपर वाले पॉइंट पे √GL। यहाँ पे जो मिनिमम टेंशन होगा, ये जो TA होगा वो मिनिमम कितना हो सकता है, 5 mg। और यहाँ पे जो मिनिमम टेंशन कितना हो सकता है, वो हो सकता है 0। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ एक बात और, अगर पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल पे कितना होगा टेंशन, इसमें हॉरिजॉन्टल का क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी होती है √3 GL, √3 GL। और यहाँ पे टेंशन कितना होता है, यहाँ पे टेंशन होता है 3 mg। कैलकुलेट कर सकते हो इसे सिंपली, क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और अंदर की तरफ एक टेंशन लगेगा, तो टेंशन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल के इक्वल हो जाएगा, और इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, कितना आएगा, 3 mg आएगा। तो क्या क्या हमें पता चला इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से हमें पता चला नीचे वाले पॉइंट पे वेलोसिटी होती है √5 GL मिनिमम, ऊपर वाले पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी होती है √GL, नीचे वाले पॉइंट पे लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंशन होता है 5 mg, और अपर पॉइंट पे मिनिमम टेंशन होता है कितना, 0, और हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे मिनिमम टेंशन कितना होता है, 3 mg, और वेलोसिटी मिनिमम कितनी होती है, √3 GL। तो इसका जो सही आंसर है पॉइंट ए पर कितनी वेलोसिटी होगी ये तो बता सकते हो, अब ये हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में दिया है व्हाट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। अब देखो कोई भी एक पार्टिकल है, इस क्वेश्चन को सही से देखना क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा। कोई भी एक पार्टिकल है, ये किस पाथ को फॉलो करेगा, ये किसके द्वारा बताया जाएगा, वेग के द्वारा, स्पीड के द्वारा, या फिर एक्सलेशन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी पार्टिकल किस पाथ को फॉलो करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है फोर्स पे। किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे। क्यों, क्योंकि देखो कोई पार्टिकल अगर यहाँ पे है, तुम यहाँ पे फोर्स लगा दो इस तरह से, तो इधर चलने लगेगा। कोई पार्टिकल अगर यहाँ पे इधर फोर्स लगाओगे तो इधर चलने लगेगा। तो लीनियर फोर्स लगाओगे, लीनियर चलने लगेगा। और कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, तुम इधर फोर्स लगाओगे तो इधर आ जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा फोर्स पे या फिर एक्सीलरेशन पे। तो फोर्स पे या एक्सीलरेशन पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक्सीलरेशन दिया है इसमें, हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट। In projectile motion, if air resistance is ignored, horizontal motion is at। हॉरिजॉन्टल मोशन में बताना है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल मोशन का क्या होता है। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, ये देख लो। प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी बॉडी को इस तरह से फेंकते हैं, मान लो इसका वेग u है और थीटा वेग से इसको फेंका गया है। इस वेग u के 2 कंपोनेंट ले लेते हैं 2D मोशन होने के कारण, एक हो जाएगा u साइन थीटा और एक इधर हो जाएगा u कॉस थीटा। तो 2 कंपोनेंट हमने लिए, एक कंपोनेंट हमारा हो गया u साइन थीटा, एक हो गया u कॉस थीटा। और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो होता है नीचे की तरफ g। ठीक है, सही से ध्यान रखना है इस बात को। अब देखो यहाँ पे जो u साइन थीटा है और जो g है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण u साइन थीटा जो हो जाएगा वो घटता हुआ चला जाएगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे u साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। u साइन थीटा की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन एक्सीलरेशन की बात की जाए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, 0।
कोई भी त्वरण है ही नहीं। तो जब जिस दिशा में कोई त्वरण नहीं होता है उस दिशा में वेग परिवर्तन नहीं होता है। तो u cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो लगातार कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है और एक्सेलरेशन ना होने के कारण वेग परिवर्तन नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताया गया है कि मोशन जो होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो किस तरह से होता है। तो वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से होता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी से होता है। सॉरी, एक्सीलरेशन तो होता है 0 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है g। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो 8 का जो सही ऑप्शन है वो है बी, कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्सीलरेशन होगा, मोशन होगा। कौन सा मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। और अगर वर्टिकल मोशन की बात की जाती तो वर्टिकल मोशन ऊपर जाते समय रिटार्डेशन होगा, क्योंकि जी नीचे है, वेलोसिटी ऊपर है इसलिए। और नीचे आते समय एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि नीचे आते समय वेलोसिटी नीचे की ओर होगी और जी भी नीचे की ओर होगी। ये तो तुम लोगों को पता ही है कि जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी समान दिशा में होते हैं तो होता है एक्सीलरेटेड मोशन, त्वरित गति होती है एक्सीलरेटेड मोशन। और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी विपरीत दिशा में होते हैं तो होता है रिटार्डेशन, मंदित गति, रिटार्डेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार खुद से इसको अटेम्प्ट करना, कर पाओ तो। देखो, समान वेग से दो प्रक्षेपण को फेंका जा रहा है अलग अलग कोण पर, अलग अलग कोण पर फेंका जा रहा है दो प्रक्षेपण को, लेकिन समान वेग से। ध्यान रखना समान वेग है, इसको फेंका जा रहा है फिर इसको फेंका जा रहा है, समान वेग है लेकिन इनका जो रेंज है वो अलग अलग हो सकता है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो, ये जो एक एंगल है वो है 40 और दूसरा जो एंगल है वो कितना है, दूसरा जो एंगल है वो है 50। एक को 40 पे फेंका जा रहा है, एक को 50 पे। अब देखो ए और बी, तो ए को 40 पे फेंका जा रहा है तो हम कंसिडर कर सकते हैं जो 40 को फेंका जा रहा है ए पर, टाइम पीरियड कितना होगा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। तो टाइम जो है ए का टाइम कितना है, ए का जो टाइम है वो कितना है 2u साइन 40 डिवाइडेड बाई जी। और बी का टाइम कितना है, बी का टाइम है 2u साइन 50 डिवाइडेड बाई जी। देखो, ए का जो टाइम है वो कितना है 2u साइन 40 डिवाइडेड बाई जी, बी का टाइम कितना है 2u साइन 50 डिवाइडेड बाई जी। अब देखो, इसमें u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, ये तो क्लियर है, u भी कांस्टेंट है और g भी कांस्टेंट है। साइन 40 और साइन 50 पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो, साइन 40 साइन 50 में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, साइन 40 की साइन 50 की। साइन 50 की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि साइन की वैल्यू 90 तक एंगल बढ़ने के साथ में बढ़ती है, 90 डिग्री तक। तो साइन 50 की वैल्यू ज़्यादा होगी साइन 40 से। ठीक है, तो साइन 50 की वैल्यू बड़ी है, इसलिए जो जो टी होगा वो बड़ा होगा टी से, टी भी इज ग्रेटर देन टी ए। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंक्लूजन आया, साइन 50 इज ग्रेटर देन साइन 40। अगर ये है तो टी बी इज ग्रेटर देन टी ए। टी बी इज ग्रेटर देन टी ए मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, जो उड्डयन काल होगा बी के लिए ज़्यादा होगा ए से। तो बी के लिए उड्डयन काल ज़्यादा है तो बी ज़्यादा देर तक हवा में रहेगा। तो ज़्यादा देर तक ऊपर रहेगा तो ए पहले आ जाएगा, क्योंकि बी ज़्यादा देर तक ऊपर रह रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना है, एक बार देखो कर पाते हो कि नहीं। 25 सेंटीमीटर रेडियस है और ओमेगा हमको दिया है 2 चक्कर प्रति सेकंड। तो बताना है कि त्वरण कितना है। अब देखो, ओमेगा हमको दिया है 2 राउंड पर सेकंड। तो ओमेगा को सबसे पहले रेडियन पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो रेडियन पर सेकंड में चेंज करो तो 2 इंटू 2 पाई रेडियन हो जाएगा, 4 पाई रेडियन पर सेकंड में यह आ जाएगा ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब एक्सीलरेशन कितना होता है, एक्सीलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर। एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख देंगे तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला कितना आ गया हमारे पास, आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओमेगा की वैल्यू कितनी आई थी
ओमेगा की वैल्यू आई थी 4 पाई, तो 4 पाई का स्क्वायर कर देंगे, 4 पाई का स्क्वायर कर देंगे। 4 पाई आई थी कि 2 पाई आई थी? 2 चक्कर प्रति मिनट, 2 इंटू 2 पाई, ठीक है 4 पाई। ओमेगा कितना आया था? ओमेगा आया था 4 पाई। 2 चक्कर प्रति मिनट है, प्रति सेकंड है सॉरी, तो 2 इंटू 2 पाई मतलब 4 पाई। ओमेगा की वैल्यू 4 पाई है तो ओमेगा का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से इसको काट देंगे 4 टाइम्स और ये हो जाएगा कितना, 4 से एक 4 कट गया तो 4 पाई स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। कितना? 4 पाई स्क्वायर। एक बार करके देखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10th का वो हो जाएगा सी। जो एक्सलेशन का फॉर्मूला जो था वो कितना था? आर ओमेगा स्क्वायर था। इसे ध्यान रखना। ये कैसे आया? एक्सलेशन इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो यहाँ से आर ओमेगा स्क्वायर आ गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेग बी से सभी दिशाओं में गोलियों को दागा जा रहा है, तो जमीन का कितना अधिकतम क्षेत्रफल गोलियों द्वारा तय किया जाएगा? तो बी वेग से किसी भी एक पॉइंट से बी वेग से गोली दाग दो, तो गोली का जो एंगल होगा वो ये भी हो सकता है, ज़्यादा एंगल भी हो सकता है और ज़्यादा एंगल हो। तो इस तरह से पूरा, इस तरह से इधर भी पूरा एरिया कवर किया जाएगा। तो सभी दिशाओं में जब दागेंगे तो ये वाला जो एरिया बन जाएगा वो एक सर्कुलर एरिया बन जाएगा। और अधिकतम दूरी तक गोली कब जाएगी? अधिकतम दूरी तक गोली तब गई होगी जब एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा, क्योंकि रेंज मैक्सिमम किस पे होती है? 45 डिग्री पे होती है। तो 45 डिग्री पे जब गोली को दागा गया होगा तो अधिकतम रेंज होगा, और जो अधिकतम रेंज होगा, अधिकतम जो रेंज होगी, जो परास होगी अधिकतम, वही गोली के लिए क्या बन गई होगी? वही जो अधिकतम परास होगी वही इस जो सर्किल बन रहा है जहाँ तक कि गोली जा सकती है, इसकी त्रिज्या होगी। बात समझ में आई कि कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को? देखो, सभी दिशाओं में दागा जा रहा है सभी एंगल्स पे, तो कौन से एंगल पे अधिकतम दूरी तक जाएगा, अधिकतम परास होगी? 45 डिग्री एंगल पर अधिकतम परास होगी, और जो अधिकतम परास होगी वही इस सर्किल की रेडियस हो जाएगी, क्योंकि सभी दिशाओं में दागा जाएगा तो एक सर्कुलर पाथ को बनाएगा, एक सर्किल बन जाएगा जमीन पे जहाँ पे गोली गिरेगी। तो इस सर्किल का हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो वही एरिया हो जाएगा हमारा आंसर। तो सबसे पहले इसकी रेंज को कैलकुलेट कर लो। इसकी रेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर मैक्स, इसका फॉर्मूला कितना होता है? यू स्क्वायर बाई जी। यू की वैल्यू दी है वी, तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई जी। तो रेंज हमारे पास होगी बी स्क्वायर बाई जी। अब देखो, अब एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा, ये जो रेंज हो जाएगी वही तो रेडियस हो जाएगी। ये जो रेंज होगी वही तो रेडियस होगी सर्किल की, अभी मैंने बताया था। तो रेंज जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बाई जी का स्क्वायर, तो बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। तो कितना एरिया कवर किया जाएगा? पाई बी पावर 4 बाई जी स्क्वायर, पाई बी पावर 4 बाई जी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऐसा जो ऑप्शन है इसमें वो है ऑप्शन डी, पाई स्क्वायर, नहीं 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 डी नहीं, डी नहीं। ऐसा जो ऑप्शन हो जाएगा, मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है, तो पाई बी पावर 4 बाई जी। देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत हो गया है। इस ऑप्शन डी को ही तुम, पाई स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे बस पाई होगा, यहाँ पे बस पाई होगा। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो पाई बी पावर 4 बाई जी स्क्वायर ये होगा। तो यहाँ पे जो पाई स्क्वायर हो गया है उसको हटाना पड़ेगा, पाई स्क्वायर को। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे पाई स्क्वायर नहीं पाई होगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे प्रक्षेपण का वेग दिया है 6i प्लस 8j, यहाँ पे j होगा, यहाँ पे i नहीं j है, 6i प्लस 8j है, 6i प्लस 8j। यहाँ पे वेलोसिटी दी है प्रोजेक्टाइल की कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, उसकी वेलोसिटी इधर तो i कैप में कितना है? 6 है, और ऊपर की तरफ कितना? 8 है। 6i और 8j है, तो कितना रेंज उसका होगा? अब देखो, प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा, जितने टाइम तक ऊपर रहेगा, उतने टाइम तक ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 6, ये प्रोजेक्टाइल को आगे ले जाएगी। तो रेंज अगर कैलकुलेट किया जाए तो रेंज कितना हो जाएगा? रेंज हो जाता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखो कितनी होती है, रेंज हो जाता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती है? यू कॉस थीटा इंटू टाइम टोटल। कितना लगता है? तो जितने वेग से ये इधर जाएगा
हॉरिजॉन्टल जितना जितना देर वो ऊपर रहेगा उतना देर ये इधर उसको ले जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी होती है, यू कॉस थीटा इंटू टी। अब यहाँ पे यू कॉस थीटा कितना दिया है, 6 दिया है, क्योंकि पूरा वेलोसिटी दे दिया है 6, तो 6 इंटू टी। अब टी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखो, तो ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी दी है वो कितनी दी है, वो दी है 8। तो यू साइन थीटा जो हमारे पास है वो कितना दे दिया है, वो 8 दे दिया है। और टाइम कितना होता है, टाइम होता है 2u साइन थीटा बाई जी। कितना होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू यू साइन थीटा की वैल्यू 8 है, बाई जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 16/10 मतलब 1.6। तो 1.6 टाइम है कि नहीं, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू को 1.6 रख देंगे। टाइम कितना रख 1. तो 6 इंटू 1.6 कितना आ गया, 96 आ गया। तो 9.6 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9.6 मीटर। एक बार मैं फिर से कर देता हूँ, देखो u साइन थीटा इक्वस टू 8 दिया है, तो t इक्वस टू कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। 2u साइन थीटा की वैल्यू 8 है, बाई जी की वैल्यू 10, ये हो जाएगा 1.6। अब देखो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज इक्वस टू हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 6 इंटू 1.6, और ये कितना आ जाएगा, 96। चलते हैं आगे। यदि पिंड पर आरोपित सभी बाह्य बलों का परिणामी शून्य है तो द्रव्यमान केंद्र का वेग है। सभी का जो नेट फोर्स है वो कितना है, 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहती है, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट व्हेन हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज ग्रेटेस्ट। जब कोई भी प्रक्षेपण अधिकतम ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है, तो अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या अधिकतम होना चाहिए, रेंज अधिकतम होना चाहिए, रेंज अधिकतम नहीं होगा। उड्डयन काल अधिकतम होना चाहिए, या फिर एंगल ऑफ वर्टिकल एंगल अधिकतम होना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शंस हैं। एंगल विद वर्टिकल, यहाँ पे एंगल विद वर्टिकल दिया है, हॉरिजॉन्टल नहीं दिया है, ध्यान रखना, एंगल विद वर्टिकल। तो कोई भी अधिकतम ऊंचाई के लिए हमें क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। किसी भी प्रोजेक्टाइल को ऊपर की ओर फेंक दो तो वो अधिकतम ऊंचाई तक चला जाता है। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि टाइम कितना होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होने के कारण टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अधिकतम ऊंचाई पर अगर कोई प्रोजेक्टाइल जाएगा तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो अधिकतम होगा, उड्डयन काल अधिकतम होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें है, एक गेंद के क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर बी वेग से फेंका गया है, तो उच्चतम बिंदु पर वेग बताना है। एक प्रोजेक्टाइल को बी वेग से फेंका गया है यहाँ से, तो उच्चतम बिंदु पर वेग बताना है जब ये 45 डिग्री है। उच्चतम बिंदु पर वेग कितना हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती है, देखो यहाँ पे दो वेलोसिटीज होती हैं इसमें, एक तो होती है वी कॉस थीटा यहाँ पे होगा, और यहाँ पे वी साइन थीटा होगा। तो वी साइन थीटा तो यहाँ पे 0 हो गया होगा ऊपर जाते जाते, यू कॉस थीटा जो वी कॉस थीटा होगा वो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे वी कॉस थीटा बचा होगा, वी कॉस थीटा, थीटा मतलब 45 है, तो वी कॉस 45, इतनी वेलोसिटी यहाँ पे बच गई है। तो वी कॉस 45 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी v/√2। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखो इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं प्रोजेक्टाइल के, सभी क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो देख लो। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्चतम बिंदु पर वेलोसिटी कितनी होती है, तो वेलोसिटी होती है यू कॉस थीटा, अगर इसे यू से फेंका गया होता तो, अगर इसे यू से फेंका जाए तो यू कॉस थीटा होती है। दूसरा क्वेश्चन, उच्चतम बिंदु पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में कितना एंगल बनता है, तो बनता है 90 डिग्री, क्योंकि एक्सीलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ होता है। तीसरा क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन, उच्चतम बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो वेलोसिटी होती है यू कॉस थीटा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एंड उच्चतम बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये होती है हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सब याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली पूछ लेता है कि उच्चतम बिंदु पर कितना होगा। तो अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो सबसे पहले तो तुम लोगों को ये पढ़ना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल क्या होता है,
एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, किसी भी रोड पे गति करते समय क्या होता है, कितने वेग से गति कर सकता है, तो इसका फॉर्मूला B = √μ/r(g) तुम लोगों को पढ़ना है इससे रिलेटेड। वर्टिकल सर्किल में क्या क्या हो सकता है, वर्टिकल सर्किल का हमने जो क्वेश्चन देखा था, तो वर्टिकल सर्किल तुम लोगों को सही से पढ़ना है, वर्टिकल सर्किल का कॉन्सेप्ट, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, और प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और पूछे भी जा सकते हैं, हमने इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन डिस्कस भी किए हैं, तो ये सब टॉपिक्स तुम लोग पढ़ सकते हो जो कि आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।